नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना वायरस का संकट। महाराष्ट्र सत्ता खतरे में है। क्या कोरोना वायरस इसका कारण है? क्या है संवैधानिक प्रक्रिया और किस प्रकार से बहुमत वाली सरकार सत्ता में रह सकती है? और सरकार के सदस्यों यानी कि मंत्रियों को विधानमंडल के कौन से सदन की सदस्यता अनिवार्य है? और अगर इस प्रकार की परिस्थिति बन जाए कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है देश की? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनी। यानी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। यहां पर संविधान का अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 क्लास 4 कहता है कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री शपथ के दौरान वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर वो विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी एक सदन का सदस्य बन जाए। अगर सदस्य नहीं बना तो उसका पद समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा और वो स्थान खाली हो जाएगा। अब 28 नवंबर 2019 के बाद में 6 महीने की अगर हम बात करें, नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि 28 मई 2020 को पूरे 6 महीने हो जाएंगे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए। और अभी 1 महीने के समथिंग टाइम बाकी है, लेकिन यहां पर निर्वाचन आयोग ने वो चुनाव कैंसिल कर दिया कि विधान परिषद के जो 9 सीट वहां पर खाली है, वहां पर चुनाव होने हैं, तो उनका सदस्य बनकर भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर रह सकता था। देखो, यहां संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्री या मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि विधानसभा के बने, अगर आपके यहां विधान परिषद है तो उसके भी आप सदस्य हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों वाली द्विसदनात्मक यानी कि बाइकैमरल सिस्टम है वहां पर। तो विधान परिषद में 9 सीट खाली है और 9 सीट पर चुनाव होना था और उसमें से 1 सीट पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस लॉकडाउन के कारण चुनाव आयोग ने वो महाराष्ट्र का विधान परिषद चुनाव भी निरस्त कर दिया। अब क्या होगा? अब देखिए, यहां पर उद्धव ठाकरे के पास में हम संवैधानिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसके पास में 2 ऑप्शन है। उद्धव ठाकरे इन 2 कारणों से अपनी सत्ता को बचा सकते हैं। तो ध्यान से सुने, वो 2 कारण कौन से हैं, 2 तरीके कौन से हैं, 2 उपाय वो कौन से हैं। पहला उपाय तो यह है कि वो अपना त्यागपत्र दे दे और त्यागपत्र देकर पुनः तुरंत वापस शपथ ले ले, तो 6 महीने उसको और मिल जाएंगे और 6 महीने के अंदर अंदर ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और वापस चुनाव हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है। अच्छा, इसमें त्यागपत्र अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। इनकी सरकार गिर जाती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है और सभी मंत्रियों को दोबारा शपथ दिलाई जाएगी फिर। यानी कि संविधान में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान की मौन होने के कारण यहां पर इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है बचने का, अपनी सत्ता को बचाने का। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है, महाराष्ट्र विधान परिषद में राज्यपाल 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा क्योंकि वहां पर 2 सीट खाली है। संविधान के अनुच्छेद 171(5) के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 171 क्लॉज 5 के अनुसार विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। और उन 1/6 सदस्यों में से 2 सीट वर्तमान में खाली है और उन 2 सीटों पर मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। तो अगर उद्धव ठाकरे को राज्यपाल मनोनीत कर ले तो उद्धव ठाकरे विधानमंडल के सदस्य बन सकते हैं और मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे और सत्ता बच सकती है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है
कि राज्यपाल को सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है कि किन किन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। यहां पर मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र की मंत्री परिषद उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर सकती है मनोनीत करने के लिए, लेकिन यहां राजनीतिक दांवपेच आड़े आ सकता है, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये पूरे बीजेपी के खिलाफ है, और महाराष्ट्र में राज्यपाल बीजेपी का व्यक्ति है और वो केंद्र के इशारे पर काम कर सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे का नाम मनोनीत सदस्य में आ गया तो वो उसे निरस्त कर सकता है, या सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है तो वो कैंसिल कर सकता है। यहां पर आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 163 में, कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के परामर्श से करेगा, विवेक शक्ति को छोड़कर। इस विवेक शक्ति को छोड़कर का मतलब है कि राज्यपाल राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। यहां पर अगर कोई परामर्श मिलती है तो एक तो राज्यपाल केंद्र को भेज सकता है और ये रिमार्क लिखकर भी कि इसको कैंसिल किया जाए, तो राष्ट्रपति यहां पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति से उसे निरस्त करवा सकती है। तो अगर ये अब चला गया केंद्र के पाले में, केंद्र सरकार चाहे तो उसको बचा सकता है और केंद्र सरकार चाहे तो उसे कैंसिल कर सकता है। तो ये इस प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया है। बाकी अगर चुनाव हो जाते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो जाते हैं, ये लॉकडाउन समाप्त हो जाता है इस दौरान 1 महीने के अंदर अंदर, तो मुख्यमंत्री की सीट बच सकती है। नहीं तो ये 2 तरीके हैं और इन 2 तरीकों से उद्धव ठाकरे अपनी सीट को बचा सकते हैं, नहीं तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये एक करंट अफेयर का टॉपिक है, वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही थी, तो मैंने चाहा कि आप तक वो सारी जानकारी मैं पहुंचाऊं, संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है इस प्रकार से। अच्छा, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें करंट अफेयर के क्वेश्चन अप्लाइड पूछे जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में 60% क्वेश्चन करंट अफेयर अप्लाइड होते हैं। करंट अफेयर अप्लाइड का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो अभी ये जो चल रहा है, ये करंट का एक इश्यू, बड़ा इश्यू बन सकता है सरकार गिरने के बाद में। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया इस प्रकार की संभावना है और ये सरकार गिरने के बाद में ऐसी संभावना बन सकती है। तो अप्लाइड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कितने समय तक बिना विधानमंडल का सदस्य रहे पद पर रह सकता है, या क्या विधान परिषद का कोई मनोनीत सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं और हमें लगता है कि ये करंट अफेयर का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर की कोई घटना घटी है इसलिए उसका बेसिक पूछ लिया जाता है, तो उसे कहते हैं करंट का बेसिक। तो जितनी भी करंट की घटनाएं घटती है उनका बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट है, ये वीडियो देखने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को आप उन 2 स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके बड़े सपने हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर वो बड़े गंभीर है। उन 2 स्टूडेंट तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचा दें मेरे कहने से, ताकि उनका भला हो जाए और वो आगे 2 इसको पहुंचाएंगे। अगर आप अभिभावक हैं और आपके आसपास कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम 2 स्टूडेंट तक आप जरूर पहुंचा दें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाले टाइम में जब भी कंपटीशन एग्जाम कोई भी होगा। तो इस प्रकार से आप जरूर उन लोगों की हेल्प करें। लॉकडाउन के दौरान मैं आप सब लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप भी इसे आगे बढ़ाकर अपना धर्म निभा सकते हैं, आप उन स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। तो आज इतना ही, और अब मैं अगला एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप उस क्वेश्चन का जवाब इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां,
क्वेश्चन दोबारा सुने, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बाकी कल 11 बजे मैं आपको इसका आंसर पूरे डिटेल में पूरे विस्तार से बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सर डेली 11 बजे आ रहे हैं और 11 बजे इसका आंसर तो बता ही देंगे, तो ठीक है हम सुन लेंगे, लेकिन नहीं, आपको पहले कोशिश करना है। आप कोशिश करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा तो अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। आपका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। आपका जितना सहयोग होगा उतना ही मैं बेहतरीन आप लोगों के लिए कर पाऊंगा। तो आप इस प्रकार से आप सपोर्ट करने की कोशिश करें। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,